बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़े पाकिस्तान में आपके साथ मैं हूँ सैयदा इकरा बुखारी। वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मैं हूँ राय साकिब और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का वीकेंड फन फिल्ड वीकेंड गुजरा होगा। इकरा, मैंने तो कल के दिन काफ़ी सारा फ़न किया है, ब्रेकफास्ट भी घर से बाहर किया है, लंच भी बाहर किया है और डिनर भी दोस्तों के साथ घर से बाहर किया है। आपने क्या किया कल? मैंने भी बड़ा एंजॉय किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने भी एंजॉय किया होगा। जैसे कि एक हफ्ते का आगाज़ है, मंडे है और नए अज़्म और नए हौसले के साथ आप अपने नए दिन को वेलकम करेंगे और हम आपके लिए आज जो है बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आएंगे और आपके हफ्ते का हाल भी आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा। मुझे लगता है संडे का जो दिन होता है ना, वो हमें अपनी बैटरीज चार्ज करने के लिए दिया जाता है कि जो पूरा वीक में आप काम करते हैं बैटरी थोड़ी सी लो हो रही होती है ना, तो अल्लाह पाक ने सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि यार संडे का दिन आता है, इकरा छुट्टी का दिन आता है, सो आपकी बैटरीज दोबारा से चार्ज होती हैं। मंडे का दिन है आज मेरी, इकरा की, और उम्मीद करते हैं आप सबकी बैटरीज भी फुली चार्ज होंगी टू परफॉर्म वेरी वेल इन द कमिंग वीक। और इकरा, शो का आगाज़ करते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं। अच्छी बात है नाज़रीन, कहा जाता है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। जो आप सोचेंगे, जो आप नियत करेंगे, क्या उसका बड़ा इफेक्ट होता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। हम डिलीवर क्या करते हैं, हम परफॉर्म क्या करते हैं, उसकी सबसे पहली बुनियाद आपकी नीयत है। अगर आप घर से कुछ अच्छा करने की नीयत करके निकलते हैं तो यकीन मानिए आपका पूरे का पूरा दिन, आपका पूरे का पूरा वीक, आपका पूरे का पूरा मंथ, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बिल्कुल अच्छी बहुत अच्छी गुजरती है। और अच्छी नीयत अगर हम रखेंगे तो हमें कामयाबी तो है वो अल्लाह ताला देंगे। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि नीयत और कोशिश जो है वो आप खुद करते हैं, मेहनत खुद करते हैं, लेकिन कामयाबी अल्लाह ताला आपको देते हैं। और इकरा, उन्होंने मिसाल सेट करके दिखाई वैसे आपको, मुझे, हम सब पाकिस्तानियों के। स्टार्ट कहाँ से लिया, 97 से 2018 तक आ जाइए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज सेट वेरी गुड एग्जांपल कि आप नीयत साफ लेके चलिए और उसके बाद फिर कामयाबी तो अल्लाह की ज़ात ने दे। और अगर अच्छी अच्छी बातें कर रहे तो अच्छे मौसम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल शाम में बारिश हुई है, ठंडी हवाएं चल रही थी। रात को जब मैं बाहर निकली हूँ तो बहुत ही जबरदस्त मौसम था, फिर मैंने कहा चलो बाहर से चाय शाय भी पी लें, लेकिन ठंडे मौसम में चाय भी पी और बड़ा मज़ा आया। लेकिन आज हम अगर मौसम की बात करें तो पाकिस्तान के बड़े शहरों के मौसम की बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर जो हैं उसमें मौसम कैसा है और उसको मौसम को एंजॉय कैसे करेंगे लोग। तो लाहौर की बात करेंगे सबसे पहले, और लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो है 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा इकरा, यूजुअली हमने देखा कि लाहौर और इस्लामाबाद का वेदर का बड़ा डिफरेंस होता है, फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आज फॉर स्ट्रेंज रीजन इस्लामाबाद और लाहौर में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मिनिमम 14 और मैक्सिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का आज इम्कान है इस्लामाबाद का मौसम। तो बात कर लें कराची की, तो कराची साहिल समंदर पर मौसम कैसा रहेगा और कैसे एंजॉय करेंगे शहरी, तो देखते हैं कि कराची का मौसम कैसा है। तो कराची का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। और इस्लामाबाद की तरह पेशावर में भी कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। यानी कि पेशावर का मौसम भी अच्छा ही रहेगा और यकीनन पेशावर की जो शहरी हैं वो इसको एंजॉय करेंगे। तो बात करेंगे कोयटा की, और कोयटा का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो है 8 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। और नाज़रीन, जिस तरह इकरा हमेशा कहा करती हैं, आज़ाद कश्मीर, खूबसूरत आज़ाद कश्मीर, तो खूबसूरत आज़ाद कश्मीर का वेदर भी बड़ा खूबसूरत है। कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे सबसे
खबर पाकिस्तान रोज देखते हैं वो भी इंतजार में बैठे होंगे, वो भी बड़े एक्साइटेड होंगे कि हमारा अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा। नाज़रीन, अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद अली जैदी साहब, ऑस्ट्रोपामिस्ट हैं, आप लोग टेलीविजन पर देखते रहते हैं, आपके आने वाले दिनों के हालात जैदी साहब आपको पहले भी बताते रहते हैं। और कराची से हमारे साथ मौजूद होंगी सारा काज़मी साहिबा, एस्ट्रोलॉजर हैं और पहले भी आपकी मुलाकात रहती है उनसे टेलीविजन के तवस्सुत से। जैदी साहब, सबसे पहले आज जिन लोगों का बर्थडे है, जिन लोगों का पैदाइश का दिन है, उनके लिए बताइए कि अगला हफ्ता उनका कैसा गुजरने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात पर। उनके जिनकी बर्थडे है उनका पूरा वीक में ऐसे है कि उनकी कुछ मुलाजमत में कुछ चेंजेस आ सकती हैं। अगर वो कोई किसी पेशे से वाबस्ता हैं तो उनके पेशे में भी तब्दीली आ रही है, लेकिन फ़िलहाल इनके लिए बर्थडे को किसी दूसरे जगह पर जाकर उसको सेलिब्रेट करना वो उनके लिए फ़ायदा मंद नहीं रहेगा। मतलब घर से दूर जाकर किसी रेस्टोरेंट में जाके या किसी यानी कि किसी दूसरे शहर में जाकर अपने शहर में करेंगे तो वो उनके लिए चीज़ें सूट करेंगी। ताहम बर्थडे वालों के लिए ये भी है कि उनके फ़िलहाल मुखालफिन भी बहुत ज़्यादा होंगे जिनकी इस हफ्ते बर्थडे है। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, रूटीन लाइफ है, आने वाले दिन अच्छे भी आएंगे। हाँ, अपने शहर में बर्थडे सेलिब्रेट करें। अपने में नहीं करनी, अपने शहर में नहीं करनी। नाज़रीन, दोबारा से बता दूं, सब कह रहे हैं कि अपने शहर में नहीं करनी, दूसरे शहर में जाके सेलिब्रेट करेंगे तो थिंग्स वुड बी बेटर। और क्योंकि इनके साथ इनके जुमेरात के दिन ये 3 पाव गोश्त का भी सदका दे सकते हैं जिनकी बर्थडे है। सदका तो रूटीन में भी हमें मैक्सिमम देना चाहिए, मैक्सिमम देना चाहिए, हमारा मजहब कहता है कि सदका। अच्छा अली जैदी साहब, बताइएगा किस किस सितारे के लिए ये हफ्ता अच्छा होगा, किस किस के लिए नहीं होगा, ये भी बता दें सर। हाँ जी, तो पहला बुर्ज हमल है, इनके एतमाद में भी इजाफा होगा और हालात इनके हक में रहेंगे। और जो बुर्ज हमल से लोग ताल्लुक़ रखते हैं और जिनकी अभी तक शादियाँ नहीं हो रही तो उनकी मंगनी और शादी के मामला तय होने के इम्कानात हैं। शादियों का आ रहा है, ठंड भी आ रही है और टाइम शादी का जो बेहतरीन इनके लिए टाइम वो 2 नवंबर से शुरू होकर ये जाता है 22 दिसंबर तक। 2 नवंबर से 22 दिसंबर तक ये टाइम इनके लिए बेहतरीन है। और जुम्मे के दिन शाम के वक्त 4:49 पर इनका बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है बुर्ज हमल का। 4:49 पर जुम्मे के दिन से दोबारा नोट डाउन कर लीजिए। इस स्पेसिफिक स्टार के लोग 4:49 4:49 पर जुम्मे का दिन आपका बहुत अच्छा दिन और बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट। और बुर्ज सोर हैं, इनके मुतालिक बहुत सी इनको एहतियात करनी पड़ेगी। इनको बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है अपने पर्सनल मामलात पर, क्योंकि इनके चंद अफेयर्स जो हैं वो मंजर पर आ सकते हैं। इस चीज़ में दैट इज नॉट गुड थिंग, लेकिन खैर उस पे कमेंट डिटेल में जाके नहीं कमेंट करूंगा। तो मुश्किल सूरत हाल का इनको सामना करना पड़ सकता है, ज़हनी दबाव। और जो लोग शादीशुदा हैं उनको ससुराली रिश्तेदारों की इस एक स्टार के काम कारोबार के क्या हालात रहने वाले हैं? कारोबार के इनके बराबर रहेंगे। फिलहाल इनको इस हफ्ते में कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके घर में मामलात मुझे ख़राब लगते हैं ससुराली रिश्तेदारों से भी, जो लोग शादीशुदा हैं। जेमिनी, इनके रिज़्क में इजाफा हो रहा है, इनका स्टार बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है और रूहानियत की जानिब इनका रुझान बढ़ रहा है, मज़हब की जानिब इनका रुझान बढ़ रहा है। ताहम इनकी जिस जगह पर ये काम करते हैं या इनके बिज़नेस करते हैं, किस जगह पर जॉब करते हैं, तो वहाँ पर इनके थोड़े से मामला डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं और मुमकिन है कि वहाँ पर इनको कोई बहस तकरार, किसी बहस मुबाहिसे का सामना वर्क प्लेस पे थोड़ा केयरफुल रहिए, ज़रा एहतियात बरतिए जब आप जाते हैं। तो आज से ये जहन में रख लीजिएगा कि ये वीक वर्क प्लेस पे आपके काम करने की जगह पे थोड़ी सी बहस मुबाहिसा या जिमनाइज का बाकी पूरा हफ्ता तो अच्छा ही गुजरा माशाल्लाह। हम वो जो एक छोटा सा फैक्टर है ना, एक जो जिसमें कोई बैड हैपनिंग हो सकती है, कुछ बुरा वाकया पेश आता है, हम उसको भी अवॉइड करने के लिए बहस में नहीं जाना आप लोगों ने। और कैंसर, माली पोजीशन इनकी बेहतर है, ताहम अखराजात में भी इजाफा होगा, बिजनेस भी डेवलप होगा, लेकिन अखराजात भी बराबर उसकी तरह बढ़ेंगे। और लेन देन के मामलात अभी फिलहाल जैदी साहब, अभी ये आपने बताना नहीं है, अभी थोड़ी से आगे भी थोड़ा इंतजार भी तो कराएं हमारे देखने वालों को। हम सारा से पूछ लेते कि सारा आप बताइएगा कि किस तरह से हफ्ता गुजरेगा हमारे बाकी देखने वालों का। अली साहब ने आई थिंक कैंसर तक बताया था, आई विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। लियो से मैं स्टार्ट करती हूँ।
लियो का देखिए इस हफ्ते स्पेशली देयर विल बी अ गुड एनर्जी अराउंड देम इंशाल्लाह ताला, बट अगेन उनको अपने स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा वर्क करना चाहिए टू मेक इट थिंग्स एंड कीप एन आई ऑन देयर एक्सपेंसेस. खर्चे, पैसा जरूर आएगा बट खर्चे भी ज्यादा होंगे, और अपने फेथ को स्पिरिचुअली काफी अपने आप को मेडिटेशन करें, जैसे कोई भी अल्लाह ताला का जिक्र करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देम स्पिरिचुअली स्ट्रांग, सो इट विल बी अ गुड एनर्जी वाइज. एक अच्छा होगा, फाइनेंशियली अच्छा होगा. जस्ट कीप इट आउट फ्रॉम द arguments. सही जी सारा, प्लीज कंटिन्यू सारा, आगे बता then Virgo वर्गो का अगर बोले तो दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ स्पेशली दिस वीक. वर्कलोड ज्यादा हो सकता है, उसकी वजह से थोड़ा सा एक होता है ना मेंटल स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाएगा, बट अगेन गुड फैमिली सपोर्ट दिस वीक तो बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला. अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं तो दे नीड टू लुक आफ्टर दैट एज वेल. देन लिब्रा का बोलेंगे तो मनी वाइज फाइनेंशियली इट विल बी अ गुड टाइम पीरियड फॉर देम. जस्ट टेक केयर ऑफ द बिलोंगिंग्स, लाइक जैसे अगर मैं एक बात बताऊं आप लोगों को बीच में हॉरोस्कोप में कि आज 31 अक्टूबर से मर्करी रेट्रोग्रेड हुआ था, विच लाइक इंडिकेट्स, जो सिग्निफाई करता है वो टेक्नोलॉजी, हमारी कम्युनिकेशन, हमारा ट्रैवल रिलेटेड चीजों को करता है. तो ये इट्स जस्ट नॉट ऑफ लिब्रास कि वो अपने ख्याल रखे चीजों का, इट्स फॉर एवरीवन. जनरली सबको अपना 21 नवंबर तक ख्याल रखें. वो मर्करी रेट्रोग्रेड इज अ वेरी tricky thing especially for Libra and Scorpio, क्योंकि Scorpio में retrograde हो रहा है. जो अभी तक मैं समझ सका हूं, फाइनेंशियली ज्यादा अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप बता रही है कि एक्सपेंसिव काफी सारे जो लोग स्टार्स हैं उनके एक्सपेंसेस बढ़ने का है, तो वो उस पे आके थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखें सारा. लेकिन अभी आपने लिब्रा के बारे में बताया ही है, तो इट विल बी. सारा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी क्योंकि हमें थोड़ा सस्पेंस रखना है, क्योंकि हम ताकि हमारे नाज़रीन जो है ना हमें देखते रहे और अपने स्टार्स के जो है उसके ऊपर बात करेंगे. लेकिन हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है. नाज़रीन कहीं मत जाए, हम हमारे साथ ही रहिए. मेरा अपना स्टार भी रहता है, मेरा अपना स्टार भी रहता है, और वो वापस आते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि हमारा आने वाला हफ्ता आप लोगों के साथ कैसा गुजरने वाला है. सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान. वेलकम बैक. और अब आपको मजीद इंतजार नहीं करवाएंगे, हम जल्दी से चलेंगे सारा के पास और बाकी सितारों का हाल जानेंगे. जी सारा बताइएगा बाकी सितारों का हफ्ता कैसा रहेगा और उनका हाल कैसा रहेगा. स्कॉर्पियो आता है तो इट विल बी अ गुड वीक फॉर मीटिंग न्यू पीपल एंड एवरीथिंग, बट अगेन जो मैंने मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के बारे में बताया है वो एक्चुअली इनके ही मेन हाउस में हो रहा है, तो दे नीड टू इवेल्युएट थिंग्स. जब वो किसी से मिले या कोई भी नया डिसीजन ले रहे हो वो जरा सोच समझ के लें, एंड आई विल रिकमेंड कि अगर 21 नवंबर के बाद लें तो इट विल बी गुड, बट अगेन इट विल बी अ गुड वीक फॉर मीटिंग न्यू पीपल, प्लानिंग न्यू थिंग्स, बट फाइनलाइज इसको 21 नवंबर के बाद करेंगे तो इट विल बी बेटर. देन सेजिटेरियस के पास आए तो things are getting much better now from the previous weeks, but again unnecessary अपने आसपास के लोगों को emotionally टेस्ट मत करें so that कि शायद वो आपके कि उनके मुताबिक पूरा ना उतर सके. तो आई वुड से कि अभी टेस्ट नहीं करें लोगों को, अपनी जरा थोड़ी सी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको रीएवैल्यूएट अभी करें, अभी मत करें. मैं बिल्कुल नहीं किसी को टेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा स्टार है. थैंक यू कि आपने मुझे बता दिया. but again I would suggest कि अभी 5th नवंबर से बहुत अच्छा एक प्लैनेट ट्रांसलेशन हो रहा है जुपिटर का, which will be in your first house. तो दो अच्छी चीजें होंगी कि lots of money will be coming your way, but again weight gain और ये भी इशू हो सकता है, तो उसका इंशाल्लाह. तो of course Sagittarius it will be a quite interesting year, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी ये वाला वीक विल बी क्वाइट गुड, बट अगेन अपने आसपास के लोगों को जरा बस अननेसेसरी टेस्ट मत करें, लेट थिंग्स गो विद द फ्लो. मैंने आपकी बात के बाद बिल्कुल क्वाइट पे चला गया हूं, मैं बिल्कुल बोलने भी वाला नहीं हूं ताकि मेरी किसी बात से उस तरफ इंप्रेशन ना चला जाए.
उसके बाद कैप्रिकॉर्न्स आते हैं. कैप्रिकॉर्न्स बहुत काफी अरसे से दे हैव बीन गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ टाइम, तो स्लाइटली अब बेटर होने लग गया है. ये वीक काफी अच्छा रहेगा, बट अगेन वही मैं बोलूंगी, इनको भी अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने की जरूरत है. दे नीड टू वर्क ऑन देयर सेल्फ कि वो कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट. तो अल्लाह ताला विल कंपनसेट देम इन दिस वीक एंड कमिंग वीक्स इंशाल्लाह ताला. तो दे नीड टू बी स्ट्रांग और गिव अप मत करें. वो अभी भी टफ सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, बट अगेन डोंट गिव अप, थिंग्स विल बी बेटर इंशाल्लाह. फिर हम एक्वेरियस पे अगर हम आते हैं तो दे विल बी फाइनेंशियली गुड इंशाल्लाह ताला, बट अगेन किसी भी जैसे डॉक्यूमेंटेशन को साइन करने से कॉलर ने ज्वाइन किया, कॉल लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं. कॉलर है उनके कॉल लेते हैं. जी सादिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? हाँ जी, वालेकुम सलाम भाई, मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कहाँ से बात कर रही मेरी बहन? मैं जी सरगोदा से बात कर रही हूँ. अच्छा तो जी. मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था, उसकी एंगेजमेंट और शादी के बारे में कि एंगेजमेंट कब तक, क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? कब होगी? हाँ जी, उसकी है 21 सितंबर 21 सितंबर. और आप? 1992. जी ठीक है. और आपका नाम सादिया आ गया, वालदा का नाम आ गया? नहीं, जिसका वो उसका पूछें, इनके बेटे का पूछें. टाइम एंड प्लेस एज वेल. पूछें जी. बेटे का नाम क्या है जी? हाँ, बेटे का नाम जाशेर है और मेरा सही नाम रायना है. जरा नाम बेटे का दोबारा से बताइएगा. बेटे का नाम है जाशेर. जाशेर. और आपका? रानिया. मेरा सही नाम रायना. जी ठीक हो गया, ठीक हो गया. अभी पूछते हैं जी. नेक्स्ट हमारे पास कॉलर मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करेंगे और कहाँ से बात करेंगे? जी वालेकुम सलाम, मैं तस्लीम बात कर रही हूँ शाहकोट से. सही. तो तस्लीम, क्या जानना चाहेंगी, किस बारे में जानना चाहेंगी? जी मैंने अपने फादर के बारे में जानना है. उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी. जी. सही. नाम बताइएगा. नाम नजीर अहमद. नजीर. क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में? एज इनकी बताइए, 5 जनवरी से आगे नहीं उनके बताया. काम के बारे में, बहरोने मुल्क जाने का चांस है उनका. अच्छा, तो इनकी एज बताइएगा. 1977. 1977. जी ठीक हो गया जी. अभी पूछ लेते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर से, हम पूछ लेते हैं. सही. तो नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन सी मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम. जी सोबिया, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी. जी क्या पूछना चाहेंगी? अपने स्टार के बारे में जानना था. मेरा स्टार कौन सा है? एज, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा जरा. 1995. जी. 5 रमजान की पैदाइश है. अंग्रेजी महीना नहीं बता सकेंगी? नहीं, ये नहीं पता. ऐसे नहीं बता. ऐसे हमारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं ऐसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए बताना, लेकिन बड़ा बाबरकत महीना जिसमें आप पैदा हुई, रमजान में पैदा हुई हैं. लेकिन सोबिया के लिए चंद चीजें बता देंगे. जी हाँ, सोबिया के लिए वैसे कुछ चंद चीजें आपको बता देंगे. जी सोबिया, बताएं क्या जानना चाहेंगी मजीद? मैं ना बीमार रहती हूँ बहुत ज्यादा. 1.5 साल से ना 2 साल से बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ. सही. अल्लाह पाक आपको सेहत दे. आमीन. चलें जी, अब काज़मी साहब, ज़री साहब आपसे स्टार्ट करते हैं. पहले सबसे पहले हमारे पास जाशेर हैं, उनकी वालिदा का नाम रायना है. 21 सितंबर 1992 की उनकी पैदाइश है. उनके बारे में बता दीजिए कि उनकी मंगनी, एंगेजमेंट, शादी क्या चांसेस हैं? ये इनकी मंगनी 2020 में मुझे नज़र आती है, लेकिन ये दिसंबर से मामलात इनके, क्योंकि 30 नवंबर के बाद इनके मामलात बेहतर हो रहे हैं, तो इनके रिस्क में भी इजाफा होगा. ये दिसंबर के बाद जो भी है, इनको 2 तारीख से, दिसंबर की 2 तारीख से इनको शुरू होंगे जो भी इनके शादी ब्याह के मामलात हैं. और इनको चाहिए कि वाइट कलर की चीज़ों का सदका दें, जैसे चीनी, चावल, आटा, इस तरह की वाइट अजनास का सदका दें. और ये वाइट कलर के कपड़ों का भी सदका दें, तो वो चीज़ें इनको सूट करेंगी. और जो तस्लीम ने सवाल किया है, तस्लीम का रहा है इस शाहकोट से. हाँ जी, तो इनके मामलात भी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इनकी अभी पोजीशन थोड़ा सा जवाल का शिकार है. इन्होंने अपने वालिद के बारे में सवाल किया था गालबन. जी, उन्होंने वालिद उनके बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, तो उनके क्या चांसेस हैं? बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो फ़िलहाल ये 2 माह ठहर के वीज़े के लिए अप्लाई करें, तो 2 माह तक तो मुझे कुछ
فی الحال نہیں ان کا چانس نظر آتا. اور صوبیہ کا ہم ذرا کراچی کا رخ کرتے ہیں, سارا سے پوچھ لیتے ہیں. جی سارا, صوبیہ کا ہمیں ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹ تو نہیں پتا چل سکا, لیکن 1995 اور 5 رمضان کو وہ بتا رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ بڑی بیمار رہتی ہیں, تو ان کے لیے کچھ آپ گائیڈ کر دیجئے پلیز. مجھے سوری آئی وڈ ایکسکیوز دس بیکاز مجھے پراپر ڈیٹ ٹائم اینڈ پلیس چاہیے ہوتا ہے. بٹ اگین اگر 2 جو پہلے کالرز تھے آئی وڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ جو ان کے بعد آنا آئی وڈ لائک ٹو ایڈ. فرسٹ جو انہوں نے اپنی انگیجمنٹ یا بیٹے کی میرج کے بارے میں پوچھا تھا, تو ایگزیکٹلی آئی وڈ ایگری ود علی بھائی کہ کہتے ہیں کہ دسمبر آنورڈز ہوگا. بٹ اگین فیبری از دا منتھ جو ہے نا, اینڈ آف جنوری سے لے کے اینڈ مڈ فیب تک وہ اوائڈ کریں کوئی بھی انگیجمنٹ یا شادی کے. اس کے بعد دے آر فری ٹو ڈو ٹل نیکسٹ 2020 کے سپتمبر تک پاسبلٹیز ہیں. اور جو دوسرے والی کی میں نے اپنے والد صاحب کے لیے پوچھا تھا اباؤٹ دیٹ ویزا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم صبا, کہاں سے بات کر رہی ہیں, کیا جاننا چاہیں گی؟ سب آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی جی. میری بہن کہاں سے وعلیکم السلام, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی صبا, کیا جاننا چاہیں گی؟ میں نے اپنی آپی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی جی پوچھیں, آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا. ان کی 1994 میں ہوئی ہے وہ, 1994 میں. اور مہینہ کون سا تھا, دن کون سا تھا؟ 6 ستمبر 1994. ٹھیک ہے جی. اور نا ان کے میرج لائف نا بہت زیادہ خراب ہے, تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے کیا اس کی سسرال وغیرہ بہت تنگ کرتے ہیں, تو شور بھی صحیح نہیں رہتا اس کا, تو اس کے بارے میں پوچھنا. چلیے ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. جی سمیرہ. سمیرہ السلام علیکم, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ کو اور آپ کے گیسٹوں کو میری طرف سے ربیع الاول اور گڈ مارننگ. ربیع الاول کا مہینہ بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جی سمیرہ, کیا جاننا چاہیں گی؟ میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. میں نا بچپن سے ہی بہت بیمار ہوں, تو ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی. سمیرہ آپ کی ایج کیا ہے, ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا. آپ کی مجھے اصل والی یاد تو نہیں, آئی ڈی کارڈ والی بتا دوں؟ جی جی بتائیں. میری ہے 15/11. 15/11. ہاں جی. 15/11/1993. جی ٹھیک ہو گیا سمیرہ, ہم اپنے ایسٹرالوجر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان سے آپ جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں. جی صوبیہ السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے, تو چلیں یہی بتا دیجیے گا زیدی صاحب کہ کیا ہے اب, کیونکہ سمیرہ نے بتایا کہ وہ 1993 جو ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 15/11, تو وہ بیمار رہتی ہیں. کنفرم نہیں ہے تو ہم نے دوسرے طریقے, لیکن صوبیہ کا سوال پھر رہ گیا تھا. جی 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 صوبیہ کا, تو صوبیہ کے لیے جو ہے وہ لکی نمبر 1 ہے. 1 اور 10 تاریخ ان کے لیے ایک مہینے کی بہتر ہے. ان کو سرخ رنگ کا یاقوت پہننا چاہیے. ان کے لیے بہترین دن اتوار کا ہے. اپنے 5 رمضان سے نکالا اندازن کا؟ نہیں, ان کے نام سے, کیونکہ 3 قسم کے علم میں جانتا ہوں, جس میں ایسٹرولوجی ہے, نیمرالوجی ہے اور پامسٹری, تو اس میں مینج ہو جاتا ہے یہ تینوں چیزیں. اور ان کو اگر یہ سرخ کلر کا یاقوت پہنے, اور اتوار کا دن ان کے لیے بہتر ہے. جو بھی یعنی کہ اگر جو ان کے مسائل ہیں اس کو کوشش کریں کہ اتوار کے دن یہ حل کریں. اور یہ دال مسور کا صدقہ دیں, 600 گرام دال مسور ہو. اور اس کے ساتھ صبا کے معاملات مجھے تھوڑے سے ڈسٹرب نظر آتے ہیں. صبا کے جو معاملات ہیں اس میں ایسے ہے کہ ان کے اوپر 17 مریخ ہے, جو 17 مریخ والے ہوتے ہیں. وہ اپنی ہمشیرہ کے بارے میں آئی کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی, لیکن اپنا ان کا بتا دیجیے. 6 ستمبر 1994 1994 ان کا ہے. تو ان لوگوں کو کامیابی بڑی دیر سے ملتی ہے, مل جاتی ہے, لیکن یہ لوگ بڑے محنتی ہوتے ہیں اور ہار نہ ماننے والے ہوتے ہیں. اور جو سمیرہ کہہ رہی تھی کہ وہ بیمار رہتی ہیں, تو یہ اجناس کا صدقہ دیں. اس میں مونگ ثابت ہے, باجرہ اور سبز کپڑا, یہ 2 چیزوں کا صدقہ دیں. اور یہ بڑا گوشت دے سکتی ہیں, 300 گرام ان صدقہ بنتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے. اور استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں, استغفر اللہ کی. ہمارے ساتھ زید صاحب ایک کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم. ثانیہ کیسی ہیں آپ؟ I would like to add something. سارا آتے ہیں, واپس آ جاتے, ذرا کالرز لے لیں, پھر واپس آپ ہی کی طرف آ رہے ہیں ہم لوگ.
जी 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 जी। वालेकुम अस्सलाम। सानिया कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप क्या जानना चाह रही हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ है? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च है और मैं मैरिज के बारे में जानना चाहती हूँ, मैरिज लाइफ के हवाले से। सही, सन भी बताइएगा अपना। जी क्या बताएं? 10 मार्च 1995। और एक और बात भी, आपने सब स्टार्स का बताया लेकिन पाइसेस का भूल गए, तो उसका भी पाइसेस, मेरा भी पाइसेस ही है, हम पूछ लेते हैं, हम वापस पूछते हैं पाइसेस का, सारा से पूछते हैं हम। जी सारा, सानिया का डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1995। अपनी शादी के बारे में जानना चाहती है, लेकिन उससे पहले इकरा मेरे साथ मौजूद हैं, सानिया टेलीफोन लाइन पे थी। पाइसेस का बता दीजिए प्लीज। पाइसेस का इनका अच्छा वीक चल रहा है, फाइनेंशियली इट विल बी अ गुड बट एक्सपेंसेस विल बी देयर अगेन। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक पीरियड ऐसा गुजर रहा है जो लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, स्पेशली अगर वो ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। जो इस वीक आप लोग अगर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, जो भी पाइसेस रिलेटेड लोग हैं, दे शुड बी वेरी केयरफुल और अपनी हेल्थ से रिलेटेड रखें। उनको जरा ENT इश्यूज, एग्जैक्टली जैसे मौसम आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि चेंजेस आ रही है तो इट विल अफेक्ट देयर हेल्थ, तो जरा उसका थोड़ा ख्याल रखें। फाइनेंशियली गुड है बट अगेन कीप एन आई ऑन योर एक्सपेंसेस, तो वी आर गुड टू गो फॉर दिस वीक इंशाल्लाह। सानिया आपके लिए और इकरा आपके लिए और बाकी तमाम पाइसेस जो है जरा जेब का ना वो हाथ रहा। वैसे सारा एक बात है क्योंकि शादियों सीजन है तो एक्सपेंसेस तो वाकई में बढ़ेंगे। तो चले। अच्छा जी, सानिया की शादी की तरफ आते हैं, कब तक होगी? 10 मार्च 1995। हाँ अभी देखिए इनका एक पीरियड चल रहा है विच इज बीइंग गोइंग ऑन सिंस लाइक, पहले इनका एक पीरियड बना था 2016 से 14 से 16 का, बट शी वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, अंडर 20। बट अगेन एक पीरियड बनेगा विच विल बी इन अराउंड 2021 एंड अगले जो नेक्स्ट ईयर भी बनेगा विच इज लाइक मिड ऑफ 2020 से, तो वो करे। बट अगेन आई वुड सी के वो जरा एक होता है ना कि फॉरन ही फाइनलाइज ना कर दे, फिल्टर आउट करें, कोई भी अच्छा प्रपोजल आए उसको अच्छे से देख के कंपैटिबिलिटी करा के फिर करेंगे तो दैट विल बी मोर सूटेबल एंड एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहेगा इंशाल्लाह ताला। चलें जी, एक और कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सफिया, क्या हाल है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं खुशाब से बात कर जी, क्या जानना चाहेंगी सफिया? मैंने शादी के बारे में जानना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी जी 15 फरवरी 1989। चलिए जी सारा, सफिया का भी बता दीजिएगा जरा। 15/03/1989, 15 मार्च। अच्छा, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आपके व्यूअर्स से कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस भी, तो वो भी ज्यादा बता देंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि आई वांटेड टू गिव अ प्रॉपर एक्यूरेट आंसर, तो उनको जितना भी हम कम टाइम में अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें वो ज्यादा बेहतर है। एज ऑफ नाउ शी इज गोइंग थ्रू दैट पीरियड जो अब मिड ऑफ 2020 तक चलेगा, तो कुछ ना कुछ आया होगा, बट अगेन डिलेज आते रहेंगे बीच में। डिसहार्टेन ना हो, वो सूरह रहमान एवरी ट्यूसडे रिसाइट कर सकती है अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ, वो जरूर ना डिसाइड करें एवरी ट्यूसडे। एवरी डे कर सकती है, सही है, बट एवरी ट्यूसडे इज रिकमेंडेड। और एक और सदका जो व्हाइट चीज का फ्राइडे के दिन स्पेशली चीनी का अगर वो दे सकें, वट एवर सूट्स अ पॉकेट, ½ kg 1 kg वट एवर सूट्स अ पॉकेट, ये एक रेगुलर थिंग। ये एक दफा लोग सदका सिर्फ दे देते हो समझते काम हो गया, बट इट्स अ रेगुलर थिंग सो दैट थिंग्स गेट इजी इन देयर लाइफ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक खैर करे सबके लिए। अगली कॉलर हमारे साथ हैं फहमीदा जी। फहमीदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? लोग हम ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं और क्या जानना चाहती हैं? अल्लाह की रहमत है, उसका करम है। मेरी बेटी है अंबर नियाजी। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ बताएंगी प्लीज? 24 जुलाई 1994। और फहमीदा साहिबा, एक तो टाइमिंग्स भी बताइएगा और दूसरा ये भी बताइएगा कि आप अपनी बेटी के बारे में क्या जानना चाहती हैं? उनकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसकी शादी कब तक होगी, और वो शाम 10:20 पे पैदा हुई है। शाम 10। सही, एक और भी कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी भी फहमीदा साहिबा सवाल का जवाब देंगे हम आपको। कौन मौजूद है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ जी, दुआएं हैं आपकी, अल्लाह का शुक्र है। जी, क्या जानना चाहेंगी? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है उनका? उनकी 14 अगस्त 2001। अरे वाह, 14 अगस्त 2001। उस्मान है नाम उसका। उस्मान साहब। और कहाँ पैदा हुए थे जी? सरगोदा में। सरगोदा में। चलिए जी, अब आपका क्या जानना चाहेंगी इनके बारे में?
उसकी जॉब नौकरी के बारे में। नौकरी के बारे में चलिए जी जैदी साहब स्टार्ट करते हैं जी। हम 24 जुलाई 1994 फहमीदा साहबा की बेटी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं। अंबर के शादी इसमें जनवरी में भी चांस है इनका और अक्टूबर में भी, यानी ये 2020 में जी। ठीक है, ठीक है। और इनके लिए बेहतरीन लकी नंबर है इनका 6 है। और अगर ये बेटी के लिए कोई शादी के मामलात करते हैं या कोई देखने जाते हैं या किसी को अपने घर देखने के लिए बुलाते हैं तो कोशिश ये करें कि जुम्मे का दिन हो और कोई दिन ना हो। वैसे मुबारक दिन है जुम्मे का तो तमाम मुसलमानों। और जो इन्होंने ये जिसकी शाजिया का बेटा उस्मान, इन्होंने अपने बेटे के जॉब के बारे में भी पूछा था। 14 अगस्त 2001। हाँ जी, तो जॉब तो इनकी लग रही है 4 माह के अंदर, लेकिन इनको सदकात देने पड़ेंगे क्योंकि इनके जायचे में मैं बीमारी के अलामात देख रहा हूँ। तो इनके जिस्म में किसी लेफ्ट साइड पर खुदा न खास्ता कुछ मसला दरपेश। अच्छा, एक शॉर्ट सा कमेंट आप इस पे कर दीजिएगा, वक्त खत्म हो रहा है हमारा। मौलाना का धरना, उसको कैसे देख रहे हैं? मौलाना का धरना बड़ा नहीं, शॉर्ट सा तो नहीं हो गई है, थोड़ी सी बात लंबी होगी क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जिस तारीख को ये शुरू किया है मेरे इल्म के मुताबिक वो तारीख ना 31 ठीक थी ना 27 ठीक थी। ठीक है। और इससे पहले ये 2 बार तारीख को तब्दील भी कर चुके थे। सितारों की इस्तिलाहात नहीं बताऊंगा, सिर्फ मुख्तसरन ये बताऊंगा कि ये 31 साल हुकूमत में रहे हैं और 31 साल में इन्होंने उस घर को खाली किया जो घर हुकूमत की जानिब से इनको दिया गया था। तो इनको आगे 9 साल तक कोई अरूज नहीं है। 9 साल तक इनका सियासत में धरना धरने वालों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो टीवी वाले हाइट दे रहे हैं और यानी कि ये तो जस्ट एक प्रेशर गेम है। सब 9 साल JUIF, ये मौलाना को कुछ नहीं मिलेगा 9 साल तक। ये इलेक्शन लड़े, जो मर्जी करें, जीते हारें, तो इनको और इनको कुर्बानी की अलामात मेरे इल्म के मुताबिक मुझे कुर्बानी की अलामात नज़र आ रही हैं। मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों या चंद माह में ये गिरफ्तार भी हो सकते हैं। जायचा में दाएं और बाएं जानिब दोनों साइड से टूटने की अलामात हैं, जिसका मतलब यह है इनकी अपनी पार्टी में भी इख्तलाफात होंगे और इनके अपने लोग दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे या इनको छोड़ेंगे। जो बचा कुछ था वो भी, और जो मुतहदा अपोजिशन जमातें हैं वो जहां तक साथ थी वो वहीं तक साथ रहेंगे। अब सियासी तजियाकार कुछ कहते रहे लेकिन मुझे आगे नजर नहीं आता। तो सारा आप बताइएगा, क्या फिर ये जिस तरह से जैद साहब ने बताया है तो आपको धरना खत्म होता नजर आ रहा है? मुल्की मईशत कहाँ नजर आ रही है आपको? देखिए, अगर धरने की बात करें हम तो अगेन कोई रिजल्ट आउटकम कोई एज सच बिग नहीं आएगा। ये डिस्टर्बेंसेस थोड़ी सी रहेंगी 24 जैन 2020 तक, बट अगेन नॉट अ बिग चेंज आई सी राइट नाउ, एज इफ राइट नाउ कोई चेंज नहीं। 2021 में जाके पोजीशंस काफी चेंज होंगी, बट अगेन जब मैंने ये साल का जब पूरा चार्ट बनाया था, आई रेड दैट कि उनकी ऑपोजिशन ऑलमोस्ट एक 12th हाउस होता है ऑफ आइसोलेशन, ऑफ जेल एंड एवरीथिंग, तो सारी ऑपोजिशन उस साइड पे थी। तो एटलीस्ट दिस ईयर तक तो काफी टफ प्रॉब्लम्स इनके लिए हैं, पर इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर से कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी जो लोगों के लिए स्पेशली 2020 तक तो इन्फ्लेशन और ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, फिर शायद चेंजेस आए गवर्नमेंट में। आपकी बात से मुझे यही लग रहा है कि मौलाना के लिए कोई चेंजेस नहीं है। हाँ unfortunately no big changes or outcome I'm seeing right now, because actually the interesting part is every politician in opposition is going through something or some bad phase right now. सारा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने हमें आने वाला वीक बताया कि कैसा गुजरेगा तमाम हमारे व्यूअर्स का। हमारा नाज़रीन, हमारा अगला सेगमेंट रबीउल के महीने की वसात से उसी पे बात करेंगे। अगले पूरे सेगमेंट में हमारे साथ रहिएगा। छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज जिस तरह की ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से हम लोग खुसूसी सेगमेंट में बात करते हैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ की, तो आज हम बात करेंगे अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन के एक ऐसे औसाफ की कि वो बहैसियत शौहर किस तरह के थे। जी, इकरा अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। मोहतरम ऐनुल हक बगदादी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नाज़रीन, आप पहले भी देखते रहते हैं, उनकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। उनके साथ मोहतरमा नादिया यासीन कादरी साहिबा मौजूद हैं। जब वो बोलती हैं
تو دل کرتا ہے کہ بندہ سنتا رہے. اتنی خوبصورت باتیں اور اتنے خوبصورت طریقے سے بیان کرتی ہیں کہ بندہ سنتا رہے, مستفید ہوتا رہے. کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے محترم مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب. پہلے بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. تو بغدادی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بغدادی صاحب, ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی رول میں دیکھیے ایک کامل انسان ہیں. آپ کا حکمران دیکھ لیجئے, آپ کو آپ کامل ہیں. آپ کو والد دیکھ لیجئے, آپ کامل ہیں. آپ کو کسی بھی رول میں دیکھا جائے آپ کامل ہیں. لیکن اوورال آپ نے ہر رول میں آنے والی انسانوں کے لیے, انسانیت کے لیے رول ماڈل سیٹ کر دیا. ایز اے ہسبینڈ, شوہر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ نے جو بات کی کامل ہونے کی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے عروج کا نقطہ کمال ہیں. بالکل. اور ابن خلدون کا وہ جملہ اکثر میں اس کو کوٹ بھی کرتا ہوتا ہوں. اپنے مقدمہ میں انہوں نے جو لکھا, انہوں نے ایک ٹائٹل بنایا تھا کہ ہر نقطہ کمال ابتدائے زوال ہوتا ہے. گویا کہ کائنات کا کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہوتا ہے, اور اس کے بعد سے پھر کائنات زوال میں ہے. تو دن بدن اس کے بعد نیچے ہی آ رہی ہے. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی ہے کہ جو بہترین دور ہے وہ میرا دور ہے, پھر اس سے کم صحابہ کا, پھر اس سے کم آگے تابعین کا اور تبع تابعین کا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے, ہر ایک شعبے کے لیے ایک نمائندہ کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کا خلق, آپ کا اخلاق ہر طبقہ فکر کے لیے موجود ہے. کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ ان کی طرف رجوع کریں اور آپ کو وہاں پر وہ رہنمائی میسر نہ آئے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ اس لیے بڑا حساس ٹاپک ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے کے سب سے زیادہ جو پرابلمز ہیں وہ گھروں میں میاں اور بیوی کی جب کلچ سے آتے ہیں. تو آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جو یہ موضوع رکھا, یہ بھی ایک تحفہ ہے ہمارے لیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہمیں کیسے سکھایا کہ ہم نے گھروں کی یہ زندگی کیسے گزارنی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ایک تو حضور کا اپنا فرمان ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی, کہ آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے, جو اپنی بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے بہترین ہے. اور فرمایا کہ میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں, بھلائی کرنے والا ہوں. تو پہلا کہ اس فرمان کے اندر ہمیں یہ سکھا دیا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے, ان سے جیسا بھی ریسپانس آئے آپ نے بھلائی کرنی ہے. دوسرا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کیونکہ پیکر بشریت میں مبعوث آپ کو کیا گیا, تو اس لیے آپ نے بتقاضۂ بشریت, وہ جو بشر کے ہونے کے تقاضے تھے ان کو بھی آپ نے پورا فرمایا. بالکل. اور پھر کیونکہ اس پیرہن میں آپ تشریف بھی اسی لیے لائے کہ تاکہ بشر کو ان سے رہنمائی مل سکے, اور جو آپ پریکٹسز کریں گے وہ ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہیں. تو فرماتی ہیں کہ آپ اس بشری تقاضے کے تحت یخصف نعلہ, یعنی آپ اپنے نعل مبارک کو بھی خود درست فرما لیا کرتے تھے. وَيُخَيِّطُ ثَوْبَهُ, اپنے کپڑے مبارک خود سی لیا کرتے تھے. وَيَحْلِبُ شَاتَهُ, اپنی بکریوں کا دودھ خود دو لیا کرتے تھے. اور فرمایا کہ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ, یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خدمت بھی خود ہی کر لیا کرتے تھے. اب دیکھیں آج کے زمانے میں ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ جو تھوڑا سا بڑا آدمی ہو, جو تھوڑا سا مالدار ہو, کوئی سی سٹیٹس والا ہو, تو وہ کیا کرتا ہے کہ گھر میں خادم رکھے ہوتے ہیں. اس کی ٹائی کوئی اور باندھے گا, اس کو کوٹ کوئی اور پہنائے گا, اس کا جوتا کوئی اور پہنائے گا, پالش کوئی اور کرے گا, گاڑی کوئی اور دھوئے گا, واش کوئی اور کرے گا, چلائے گا کوئی اور. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی کامل ترین شخصیت بھی اپنے کام خود فرمایا کرتے, حتیٰ کہ اپنے ذاتی جو معاملات ہوتے تھے ان کو بھی خود انجام دیتے. سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ گھر کے معاملات, جو گھریلو ایشوز ہوتے تھے, اپنی زوجات کے ساتھ گھروں کے معاملات, گھروں کے کام بھی طے فرماتے. حتیٰ کہ کام کرتے کرتے نماز کا وقت ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لے جاتے. اس کے ساتھ اپنی بیویوں کو خوش رکھنے کے لیے جو ہمیں آج کے زمانے میں جو اس سے آج بہترین درس ملتا ہے کہ آپ کیسے وہ فرماتے کہ آپ اپنی زوجات کو خوش رکھتے, اور اس کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ اس طرح کے معاملات بھی کرتے کہ جس سے وہ خوش رہیں. میں 2-3 مثالیں دوں گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں کہ میں ایک سفر میں تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی لوگوں سے یہ فرمایا کہ آپ آگے نکلیں. آگے گئے تو مجھے یہ فرمانے لگے کہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ اس وقت کیونکہ میرا وزن زیادہ نہیں تھا تو ہماری تھوڑی سی دوڑ ہوئی اور میں آگے نکل گئی. اور یہ بھی ان کی تشفی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دلجوئی کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے کیا. تو آگے نکل گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بڑے خوش ہوئے اور فرماتی ہیں کہ
میں اس بات کو بھول گئی, کافی عرصہ گزر چکا تھا, اور اس کے بعد ایک اور سفر تھا, تو اس سفر میں بھی ایسے ہی ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ آئیں اور دوڑ لگاتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ اس وقت کیونکہ میرا جسم فربا ہو چکا تھا اور دوڑ اتنی نہیں لگتی تھی, تو میں جب ان کے ساتھ دوڑی تو میں پیچھے رہ گئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تبسم فرمایا اور فرمانے لگے کہ یہ وہ جو آپ نے پہلی دوڑ ہوئی تھی, آج اس کا میں نے بدلہ لے لیا. گویا کہ یہ ٹوٹل اپنی زوجہ کی دلجوئی تھی, اور یہ درس تھا ہمارے لیے کہ ہم نے اپنی بیگمات کو کیسے خوش رکھنا ہے. ہر وقت منہ کے اوپر 12 بجا کے, اور ہر وقت گھر میں صرف ایک نوکر کی طرح روٹی کیوں نہیں ہے, نمک زیادہ کیوں ہو گیا, یہ تیل زیادہ کیوں ڈال گیا, یہ سالن صحیح نہیں پکا, روٹی کیوں جل گئی. عورت کا مقام ہے اتنے اچھے طریقے سے ڈیفائن کر دیا ہوا ہے, اتنے اچھے طریقے, ماں, بہن, بیگم, ہر رول میں اسلام نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کر دیا. بارک اللہ فیک. ایک چھوٹی سی ایک مثال تھی, وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ خوش کرنے کے لیے آپ فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی میں کچھ افریقہ سے آئے ہوئے نابالغ بچے نیزہ بازی کا مقابلہ اور وہ سیکھ رہے تھے, یعنی کہ جنگ کے لیے تیاریاں ہوتی تھیں, دفاع کے لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک میں تھیں, آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پردہ آپ نے آگے کیا اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کھڑے ہو گئے, اور میں آپ کے شانہ اقدس پہ اپنا سر منہ رکھ کے تو وہاں سے مسجد کی طرف ان لوگوں کو دیکھنے لگی. اور اس وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نہیں ہٹے جب تک کہ میں خود وہاں سے پیچھے نہیں آ گئی. یعنی یہ بھی دلجوئی کے لیے کہ اب نہیں, اب بہت ہو گیا, چلو چلو بس ختم, نہیں. یہ بیسیکلی ہمارے لیے اسباق ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک پہلو کا مطالعہ کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. 6 صدی عیسوی میں عرب معاشرے میں عورت کو جو اسلام نے مقام دیا نا, وہ آج تک چلا رہا ہے. رول ماڈل ہے انسانیت کے لیے کہ اس سے بہتر مقام نہیں ملتا, نہ اس میں ہسٹری میں ملتا ہے اور نہ پریکٹیکلی کوئی اور مذہب دے سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے, محبت والا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم جتنے بھی ان کے اوصاف مبارکہ یا ان کے حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو اس میں سب سے خوبصورت باپ, بیوی اور شوہر کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایز اے شوہر ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے جیسے کہا کہ کامل, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کامل ہیں. اور کیسے اب یہ دیکھیں گے آپ اپنی ازواج کے ساتھ بالکل آپ کی 9 ازواج تھیں, بیلنس رکھا ہوا تھا, کوئی فرق نہیں تھا ان میں, یہاں تک کہ آپ ان کے ساتھ مزاح بھی کرتے تھے, آپ ان کے ساتھ اچھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ آپ کی محبت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ سے تھی, لیکن آپ نے کبھی ایک دوسرے کے اوپر کسی کو فوقیت نہیں دی, یا یہ نہیں کہا کہ تمہارا مقام کم ہے, عائشہ کا مقام کم ہے, صفیہ کا کم ہے, یا کسی دوسری کا نام میمونہ ان کا کم ہے, بلکہ اس طرح کیا کرتے تھے. کہ ایک بار واقعہ مجھے ایک یاد آ گیا آپ کی زندگی میں جو ہوا. حضرت میمونہ کچھ بنا کے کھانے کے لیے حلوہ میٹھا لے کے آئیں, حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لے کے آئیں, تو آپ بیٹھی ہوئی تھیں. آپ جب بیٹھی ہوئی تھیں تو انہوں نے اپنا حصہ نہیں کھایا, حضرت عائشہ صدیقہ نے کھا لیا. آپ نے پیار سے محبت کے ساتھ حضرت میمونہ کو کہا اگر آپ اپنا حصہ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے چہرے پہ لگا دوں گی, ایسے کہا. تو جب کہا نا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے, انہوں نے نہیں کھانے کا من نہیں تھا یا جو بھی تھا اس وقت نہیں کھایا. آپ نے کیا کیا, آپ ان کے چہرے مبارک میں نا پیار سے محبت کے ساتھ لگانا شروع کر دیا. اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, انہوں نے دیکھا کہ حضرت میمونہ کے ساتھ یہ کر رہی ہیں وہ. آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاتھ دبائے اور کہا میمونہ اپنا بدلہ نہیں لوگی, اور پھر وہ واپس وہی حضرت میمونہ جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عائشہ صدیقہ کے گالوں پہ وہ لگا دیا. اس سے ایک پہلو نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات کا, کہ انہوں نے جب بھی اپنی ازواج میں دیکھا عدل رکھا جو جس بھی مقام پہ, اور ایک محبت کا پہلو یہ کہ مذاق کا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں جس زوجہ کے چاہے گھر میں حجرہ میں آپ ٹھہر سکتے ہیں, لیکن یہ حکم
अल्लाह की तरफ से था, लेकिन उसके बावजूद आप इतनी मोहब्बत रखते थे सबसे कि आपने कभी ये नहीं कहा था कि अब इसकी बारी है तो उसके साथ रह लूँ, बल्कि आप बराबर अदल करते और जिसकी बारी होती उसके साथ ठहरते। बल्कि सुबह से जो भी आपके फरागत के औकात होते उसमें सारी अज़वाज जो हैं वो एक ही जगह पे एक मुकाम पर इकट्ठी होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे गुफ्तगू करते, उनके अगर कोई मसाइल होते, उन्हें लगता कि कोई ये इशू है, कोई किसी की तबीयत ख़राब है या किसी को कोई ज़रूरत है, वो तमाम सुनती और बैठकर एक खूबसूरत सा माहौल क्रिएट होता, वहाँ पे सब आपस में गुफ्तगू करती और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ ठहरना चाहते वहाँ पे आप जो है वो ठहर जाते। और कभी आपने ऐसा नहीं किया था कि किसी को डांटा। लेकिन एक चीज़ में यहाँ मेंशन कर देना चाहती हूँ कि नाराज होना हजरत आयशा सदीका की सुन्नत है और मनाना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। यानी ये मतलब आप देखें ना, मियाँ बीवी का आपस में एक ताल्लुक होता है, वास्ता होता है, जहाँ खुशियाँ ठहरी हैं, जहाँ हर बात हम मानते भी हैं और जानते भी हैं, वहाँ एक पर्सनैलिटी होती है, अपनी मंशा होती है, अपना दिल होता है हमारा। हम मुख्तलिफ डिफरेंट, हम लोग 4 लोग बैठे हैं, हमारी अपनी अपनी एक नेचर है, उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बैलेंस रखा हुआ था और अदल के साथ। मैं समझती हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना अदल अपनी बीवियों के साथ किया है, वो अल्लाह की तरफ से हुक्म मिलने के बावजूद कि अपनी मर्जी से जिसके चाहे मर्जी अपने साथ टाइम स्पेंड कर लें। यहाँ तक कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पे जाते, उनका एक बड़ा खूबसूरत एक आदत थी, सफ़र पे जाते तो आप कुरा डालते थे कि कहीं किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए, किसी जोजा के साथ। तो आप क्या करते, नाम लिख के कुरा डालते, जिसका नाम आता आप उसको साथ ले जाते। हज़रत मैमूना, हज़रत आयशा सदीका, जैसे मैंने वो वाक़या सुना है, उनकी थोड़ी सी आपस में मोहब्बत भी थी, आप चूँकि उम्र की ज़्यादा भी थी, तो आप हमेशा अपनी बारी हज़रत आयशा सदीका उनको दे दिया करती थी। आप कहा करती थी आप चली जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख्वाहिश भी बड़ी होती थी कि मैं हज़रत आयशा सदीका के साथ जो है ना वो जाऊँ, क्योंकि वो सबसे उम्र में छोटी भी थी और माशाल्लाह से जहानत में और फतानत में और फिर बाकी और भी बहुत से उनमें खूबियां अल्लाह तबारक व तआला ने, और जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अट्रैक्ट करती थी। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदलो इंसाफ का जो पैकर है वो बरकरार रखा। तो इसी सवाल को लेकर हम बढ़ेंगे मुफ्ती इकबाल हुसैन नक्शबंदी की जानिब। तो मुफ्ती साहब बताइएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ किस तरह से अदलो इंसाफ का पैकर बरकरार रखा? आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है तो यहीं पे स्टूडियो पे आगे। नादिया साहिबा, हर चीज़ में बैलेंस नज़र आता है। जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी पहलू उठा के देख लीजिए, बिल्कुल बैलेंस है। कभी कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आया कि किसी एक बेगम को अज़वाज मुतहरात में से लगा हो कि मेरे साथ कहीं पे नाइंसाफ़ी, या मतलब मुझे ये मिलना चाहिए, जिस तरह आप कह रही हैं कुरा है और कुरा डाला गया तो कहीं पर नाराज़गी का जी बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कभी वो मौका ही नाराज़गी का इजहार उन्होंने किया एक मुकाम पर हज़रत आयशा सदीका से। वो मैंने बताया ना कि और वक्त भी आपने ज़्यादा हज़रत आयशा सदीका से, हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के वफ़ात के बाद और जितनी भी अज़वाज हैं, ज़्यादा वक्त जो है वो हज़रत आयशा सदीका के साथ आपका गुजरा है। और वो चूँकि छोटी थी और फिर बाद में भी बहुत सी रवायत भी हज़रत आयशा सदीका ही रवायत करती हैं इनको। तो आप जा रहे थे, सवारी थी ऊँटों पर, कहीं सफ़र पर जा रही थी, हज़रत सफ़िया का ऊँट जो है वो बीमार हो गया। तो नबी उनके पास 2 थे, हज़रत आयशा सदीका के पास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया से कहा कि सॉरी माज़रत के साथ हज़रत आयशा सदीका से कहा कि सफ़िया के पास ऊँट नहीं, वो बीमार हो गया, चल नहीं सक रहा, तो आप ऐसा करें कि अपना जो दे दें। तो हज़रत आयशा सदीका ने कहा मैं क्यों दूँ। एक होता है एक पहलू, मतलब बीइंग अ वुमन, अगर हम उन्हें एक ऐसा औरत देखें तो उन्होंने ऐसे कहा कि नहीं, आपने इनकार किया, आप नाराज़ हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों के लिए नाराज़ हो गए, लेकिन हज़रत आयशा सदीका को लगा कि जैसे वो होती ना एक मोहब्बत, शोहर जब नाराज़ हो, उसकी आप वो जो अट्रैक्शन है या आप उसकी तरफ देखना चाहते हैं, उसे बातें करना चाहते हैं, आपका दिल चाहा, तो आपने हज़रत सफ़िया के पास तशरीफ़ ले गई और वहाँ जाके उनसे माजरत की और कहा कि अब आप ऐसा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी सिफारिश कर। कराची का रुख करते हैं, इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद है। इकबाल साहब, आप गुफ्तगू हमारी सुन रहे होंगे, आपका हुस्न सलूक तमाम अज़वाज मुतहरात के साथ कैसा था, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। देखिए, बड़ा बेहतरीन टॉपिक है आज का मौजू,
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहैसियत शोहर, जैसे आप फरमा रहे थे कि हुजूर की ज़ात कामिल और अकमल हैं, हुजूर की ज़ात कामिल और अकमल है, और हमें ये हुक्म है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। हदीस है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि तुम अगर अपने ईमान को कामिल करना चाहते हो तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना हो जाओ, यानी वो मोहब्बत करो, हुजूर की ज़िंदगी को देखो, हुजूर की ज़िंदगी हर मामलात में हमारे लिए उसवा हसना है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी अज़वाज मुतहरात के साथ ऐसा एक यानी तवील बाब है जो हर गोशा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का हमारे लिए रहनुमाई करता है। अज़वाज मुतहरात के साथ जी आवाज़ जी आ रही आवाज़ आ रही है जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपनी अज़वाज के साथ वो सलूक बेहतरीन सलूक था, क्योंकि कुरान ने खुद फरमाया कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। जब लोगों ने पूछा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुल्क सलूक इखलाक कैसा था, तो फरमाया तुम अजीब बात करते हो, कुरान नहीं पढ़ा कि कुरान के हर सफ़े पर मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इखलाक बिखरा हुआ नजर आता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ बेहतरीन सलूक था, ना सिर्फ जिंदगी में बल्कि जो ज़ौजा मोहतरमा विसाल फरमाती बाद विसाल के भी उनके साथ अच्छा सलूक था। मसलन हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बार बार हजरत खतीजतुल कुबरा का जिक्र फरमाते, और एक बार हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको उस औरत के बदले बेहतरीन नेमुल बदल अच्छा अता फरमाया है। यहीं से गुफ्तगू को लेकर आगे चलेंगे। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है बार बार। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आपसे बगदादी साहब बात करेंगे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा से बात चली थी, तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू मामलात की कैसे वजाहत फरमाई? जी, क्योंकि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो रिवायात उम्महातुल मोमिनीन में से जिन्होंने रिवायात बयान की हैं वो सबसे ज़्यादा सैयदा आयशा से ही बयान है। तो आपने ही घरेलू मामलात के हवाले से भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एक पहली बात मैंने बताई कि आप फरमाती हैं कि आप घर के तमाम मामलात, घर के उमूर में हाथ बिठाया करते थे। तो ये माशाल्लाह यानी एक आप देखें कि कैसा हुस्न सलूक था, एक कैसी मोहब्बत थी, आप बड़ी दिलजोई फरमाया करते थे अज़वाज की। सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप एक दफ़ा रो रही थी तशरीफ़ लाए जब घर में, तो उस परेशानी के आलम में पूछा कि आज क्यों परेशान हो, वजह क्या है? तो फरमाने लगी कि सैयदा हफ्सा के हवाले से कि वो आई थी तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा तंज़िया हवाले से बात की है, क्योंकि आप के जो आबाद थे वो यहूद से थे। तो अब ये भी हमें इससे एक बड़ा अहम दरस मिलता है कि जब बंदा इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके बाद उसकी वो जो मनसूब आबा की तरफ किया जाता है वो नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आप एक कबीला यहूद से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इस वजह से जो है ना वो ज़ाहिर है उनको थोड़ी सी दिल आज़ारी हो गई होगी इस बात पे, तो रो रही थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े बारीकी के साथ और बड़ी लताफ़त के साथ दिलजोई फरमाई। आपने फरमाया कि उनसे कहो कि मैं एक नबी की बेटी हूँ, औलाद हूँ, सुभान अल्लाह, और मेरा एक नबी, एक चच्चा मेरा वो भी नबी है, यानी हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ये इशारा था। और इसके बाद फरमाया कि ये भी कहो कि मैं एक नबी की बीवी हूँ, सुभान अल्लाह। अब उनसे पूछो कि आप किस बात पर फख्र करती हैं। तो यानी कि इस अंदाज में आप दिलजोई फरमाते, इस हुस्न उसलूब के साथ। फिर यही नहीं था सिर्फ कि आप सिर्फ अपनी ज़ौजात के साथ ही उसने सलूक फरमाते, बल्कि उनकी सहेलियों के साथ भी उसने सलूक होता। दो रिवायतें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, सब एक कंप्लीट फैमिली लाइफ थी, जबरदस्त फैमिली लाइफ, जिसमें कह लीजिए ना कि वो हर रिश्ते की पहचान, हर रिश्ते की तकरीम, हर रिश्ते से प्यार, यही मिलता है। अच्छा, आप फरमाती हैं कि मैं जब इब्तिदा में शादी के इब्तिदाई दिनों में छोटी थी जब, तो मैं
गुड़िया अपनी रखी हुई थी, साथ में खेलती थी, मेरी सहेलियाँ आ जाती थी तो मैं उनके साथ खेलती थी मिल के। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ लाते तो मेरी सहेलियाँ सारी ना भाग के इधर उधर छुप जाती जाके, तो आप अलैहिस्सलाम उनको बाकायदा वापस बुलाते और ख़ुद अंदर तशरीफ़ ले जाते और उनको बोलते नहीं आप लोग खेलें। यानी ये दिलजोई थी कि सख्ती नहीं करनी किसी के ऊपर। फिर इसी तरीके से जो है ना आप एक एक लम्हे के ऊपर, यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो क्योंकि आपकी मोहब्बत उनके साथ और एक जो प्यार और लुत्फ़ था, तो जब आप विसाल फरमा चुकी थी तो घर में अगर कोई बकरी ज़बह करते या कोई ऐसा खाना अच्छा पकता या कोई अच्छी चीज़ होती तो आप अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाते कि खदीजा की रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों को भी ये पहुँचाया जाए, इसमें से हिस्सा दिया जाए। यानी कि ये अंदाज थे आपके। इकबाल साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं। ज़रा नाज़रीन कराची का रुख करते हैं। इकबाल साहब फरमाइएगा, बीवी के हकूक़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अहकामात हैं, थोड़ी उस पर हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। पहले तो मैं वो बात अगर इजाज़त दें तो मुकम्मल कर लूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इखलाक करीमाना ऐसा था अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ कि उसकी दुनिया में कोई और मिसाल नहीं मिलती। हमारे लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसवा हसना है। जिस पहलू में हम देखें आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा हमारी रहनुमाई कर रही है। अच्छा, बड़ी मज़े की बात यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ग़ुलामों को, अपने सहाबा को जो रग़बत देते हैं कि तुम शादी करो तो कुंवारी लड़कियों से करो, बाकरा औरतों से करो, और ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शादियाँ फरमाते हैं वो सिर्फ बाकरा औरत एक ही निकाह में आती है, वो हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन मेरी और आपकी माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। बाकी सब औरतें बेवा हैं वो, और जो है ना मुतलका हैं। तो उसमें राज ये था कि वो औरतें जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आई हैं वो ज़हानत के मकाम पर कामिल हैं और वो तजर्बाकार हैं। ज़रूरत इस अमर की थी कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को, इंसान को बड़ा मनसब अता फरमाता है, नेमतें अता फरमाता है, तो उससे काम भी बड़े बड़े लिए जाते हैं। तो लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शादियाँ थी वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के ऊपर नहीं थी। हुजूर तो अपनी ख्वाहिशात के ऊपर कलाम भी नहीं फरमाते, यानी कुरान फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि मेरा रसूल तो वो है अपनी मर्जी से बोलता नहीं, जब खुदा कहता है तो वो कलाम फरमाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादियाँ करना और अज़वाज मुतहरात को लाना, 25 साल की उम्र में शादियां करना, यानी समाजी ज़िंदगी को देख लें तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो भी शादियों के ज़रिए पैगाम दिया। और सियासी ज़िंदगी जो यानी जिस पहलू को हम देखते हैं तो हर पहलू के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक उसवा हसना हमारी रहनुमाई करता है। तो मेरी बहन एक बात कर रही थी कि रूठ जाना हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की सुन्नत है और मनाना मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इस सुन्नत को उस जाविये में नहीं ले जाना चाहिए जो आजकल जो हमारा मुआशरा चल रहा है कि इतने ही नाराज हो जाते हैं, इतने ही रूठ जाते हैं, नौबत खुला तक, तलाक तक चली जाती है। यानी जो घर के मामलात हूँ, अगर हमारा मुआशरा उसको घर के अंदर रह के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से सीखे और हैंडल कर ले और अपने मामलात को ख़त्म कर ले खुश असलूबी के साथ, तो मैं समझता हूँ ये मुआशरा बेहतरीन हो सकता है। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक था, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अज़वाज को कभी उफ तक नहीं कहा। अज़वाज तो बड़ी बात है, अपने गुलामों को नहीं कहा, अपने घर के जो खादिम थे उनको कभी नहीं डांटा। तो हमेशा हुस्न सलूक के साथ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो अज़वाज फ़ख्र करती थी, या रसूल अल्लाह हमने आपसे शादी जो की है वो अपने नफ्स की ख्वाहिश पर नहीं की, हमें ये फ़ख्र है कि हम अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जनाब अज़वाज मुतहरात में शामिल हैं, हम हुजूर के हरम में आ गई हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी ये बैसे रहमत, बैसे फ़ख्र बात है। तो वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज जो मोमनों की माएँ हैं, और नबी की जो बीवियाँ हैं वो मोमनों की माएँ हुआ करती हैं। मोमिन वो होते हैं जो अपनी माओं का एहतराम करें, अदब करें और उनकी ज़िंदगी से सीखें, जब भी पढ़ें और दर्जा बदर्जा उनको देखते जाएं कि सुभान अल्लाह वो घरेलू ज़िंदगी के हालात जो अंदर की तरीक़त और शरीयत के हालात थे वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस ज़िंदगी से हमें मिलते हैं
کیونکہ ایسے شرعی مسائل تھے. ہمیشہ ایک فطرت کا زمانہ ہے, عورت پہ حیا غالب ہوتا ہے, اور وہ حیا ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات شرم و حیا کے مسائل وہ عورت پوچھ نہیں سکتی. ضرورت ایسا مر کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ سے زیادہ شادیاں ہوں, جیسے ذکر ملتا ہے 11 ازواج مطہرات ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی وجہ تھا کہ جو بھی کوئی شرعی مسائل پوچھنے کے لیے آتا تو حضور ارشاد فرماتے کہ میری ازواج کے پاس چلے جاؤ. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. تو نادیہ یاسین صاحبہ آپ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے عصر حاضر میں ایک شوہر کو کس طرح کی کردار اپنانا چاہیے اور کس طرح بحیثیت شوہر اس کو اپنے جو بیوی ہے اس کے ساتھ جو ہے رہنا چاہیے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس میں بہت سے پہلو جو ہیں وہ نکلتے ہیں, اور اگر ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی کو سنت کے تابع کر لیں تو میرا خیال ہے ان تمام جو آج کل کے جھمیلے ہیں, لڑائی ہیں, جھگڑے ہیں, وہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں کافی حد تک. باقی آپ اپنی پرسنالٹی, اپنی ذات میں جو ایک رکھتے ہیں, آپ کی اپنی عادات ہیں, خصلتیں ہیں, ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ ٹیری پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. اس کے پیچھے کوئی عورت کی تضحیق نہیں ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم یہ ہو کہ ٹیری ہو, بھی سیدھی بھی ہو سکتی ہے لیکن نرمی اور لطافت کے ساتھ اور محبت اور پیار کے ساتھ. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی تعریفیں خود خدا کرتا ہے, خود خدا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے آپ جب سجدہ ریز ہوتے ہیں, جب آپ قیام کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, جب آپ صحابہ کرام کے پاس سے گزرتے ہیں تو میرا تو اور کوئی کام نہیں, میں تو صرف آپ کے رخ انور کو دیکھتا رہتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو آپ اور اپنی ازواج کے ساتھ آپ کی یہ ایک بتانے لگی ہوں, ایک میسج دینے لگی ہوں کہ محبت کیسے کیسے کن کن پہلوؤں سے کی جا سکتی ہے اور آج کے دور میں اس کی ضرورت کتنی ہے. وہ یہ کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ چرخہ کاٹ رہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالائن اقدس جو ہے جوتا مبارک اس کو نہ اسٹچ کر رہے تھے, سلائی کر رہے تھے, اس کو گانٹ رہے تھے, تو آپ کے چہرے مبارک پہ پسینہ آ رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے نا انہوں نے دیکھا روشن چہرہ, خوبصورت, وہ چہرہ جس کو خود خدا تک رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میں باپ میرا کام ہی کوئی اور نہیں, میں تو سونے تجھے تکتا رہتا ہوں. تو آپ نے جب ان کے نگاہ ڈالی تو جو پسینہ تھا نا وہ ستاروں کی مانند چمک رہا تھا. آپ حضرت عائشہ صدیقہ اس کو روایت کرتی ہیں, آپ کہتی ہیں میں کھو گئی, میں کہیں کھو گئی, عالم محبت میں کہیں کھو گئی, عالم عشق میں کہیں کھو گئی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں میں گم ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کام سے فراغت پائی تو میری طرف نگاہ کی نا, تو مجھے کہتے ہیں عائشہ کیا تک رہی ہو, تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں مسکرا پڑی کہ کیا دیکھ رہی ہو, ایسے عجیب غریب دیکھ رہی ہو. کہتی ہیں آقا میں دیکھ رہی ہوں آپ کے چہرے پہ جو پسینہ آ رہا ہے وہ یوں لگ رہا ہے جیسے ستاروں کا جھرمٹ نیچے گر جاتا ہے, ستارے ہی آ رہے ہیں اور روشن سا چہرہ ہو گیا. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک زہلی ایک شاعر ہوتا تھا, وہ شاعری کرتا تھا اور اس کی شاعری کے اصل مصادق حقدار آپ ہیں. آپ نے کہا کہ عائشہ وہ شاعری کیا تھی, تو آپ نے کہا کہ وہ یہ تھی, وہ اس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ میں نے ان کے چہرے کی رخ تاباں کی طرف جب نگاہ ڈالی, آپ کی شان درخشندگی دیکھ کر یوں لگا, ایسے لگا کہ ایک بدلی کا ٹکڑا ہے, ایک بدلی کا ٹکڑا ہے اور وہ جو ہے اس پہ ستاروں نے اپنا جھرمٹ بنایا ہوا ہے. اس طرح کا دل کرتا ہے آپ لوگ بولتے جائیں, اسی ٹاپک پہ بات کرتے جائیں اور ہم لوگ آپ لوگوں سے سیکھتے جائیں, لیکن کیا کریں وقت کی قلت ہے. محترم عین الحق بغدادی صاحب سر بہت شکریہ, بہت کچھ سیکھا آپ سے. نادیہ یاسین قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور کراچی سے محترم مفتی اقبال حسین نقشبندی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. نقشبندی صاحب کا بہت شکریہ. تینوں مہمانوں سے ایٹ لیسٹ بہت کچھ ایسا سیکھا ہے کہ جو ایوری ڈے لائف میں ہمارے بہت یوزفل ہے, ہم لوگ اس کو ڈیلی لائف میں اگر اس کی امپلیمنٹیشن کر دیں تو زندگی یہاں بہت آسان ہو جائے. بالکل, اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والوں نے بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہوتا جاتا ہے, آپ اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا.